नमस्कार दोस्तों, डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 3 अक्टूबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस एंड सारे पीपीटीज की पीडीएफ एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल के मेंबर बन सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हर्षित द्विवेदी सर द्वारा बनाया गया स्पेशल एक्स्ट्रा वीडियोस फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एक्सेस करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1. The Swachh Bharat Awards were presented under the Cleanliness and Drinking Water categories on October 2nd, 2020. Consider the following statements which are correct. वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। दोस्तों, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? इंसेंटिव वाज प्रोवाइडेड अंडर द मिशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स shall be available only for below poverty line households. दोस्तों, जो इंसेंटिव दिया जा रहा है IHHL मतलब बेसिकली लैट्रिन, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स बनाने के लिए, वो ओनली फॉर बीपीएल नहीं है, एपीएल में भी कुछ स्पेशल क्राइटेरिया के लोगों को दिया जाता है। वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले देखते हैं न्यूज क्या आया था। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेजेंटेड द स्वच्छ भारत अवार्ड 2020। हमारे जो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत जी 2020 का स्वच्छ भारत अवार्ड प्रेजेंट किया। देखो, ये अवार्ड 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी, इसमें गुजरात पहला आया। सामुदायिक शौचालय कैटेगरी, इसमें गुजरात एंड उत्तर प्रदेश बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स रहा। गंदगी मुक्त भारत मिशन, इसमें तेलंगाना एंड हरियाणा को फर्स्ट प्राइज मिला है। इंपॉर्टेंट है वन लाइनर्स के लिए। एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, देखो दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भी है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन भी है। वैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को स्वच्छ भारत मिशन रूरल भी बोलते हैं, ठीक है। लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 2014 में गांधी जयंती के दिन ये लॉन्च हुआ था। बाय मॉडिफाइंग द अर्स्टवाइल निर्मल भारत अभियान, पहले ये निर्मल भारत अभियान था। इज ए कम्युनिटी लेड एंड पीपल ओरिएंटेड प्रोग्राम एम्ड एट यूनिवर्सलाइजिंग सेफ सैनिटेशन। बेसिकली सेफ सैनिटेशन मतलब देखो, हाइजीन मेंटेन करना और ओपन डेफिकेशन रोकना, यह सब इसका ऑब्जेक्टिव था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इज द ओनली सैनिटेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा स्टेटमेंट में भी था। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का ओनली सैनिटेशन प्रोग्राम है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राइट। वैसे दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, राइट। फेज 1 ऑफ द मिशन लास्टेड टिल अक्टूबर 2019। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है फेजेस में कंडक्ट किया जा रहा है। फेज 1 अक्टूबर 2019 को खत्म हुआ था, अब फेज 2 शुरू हुआ है, ये 2024-25 तक खत्म हो जाएगा। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इंसेंटिव अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर SBMG मतलब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टू बिलो पॉवर्टी लाइन आइडेंटिफाइड APL हाउस होल्ड्स। देखो, बिलो पॉवर्टी लाइन को नहीं, आइडेंटिफाइड APL को भी देते हैं, मतलब एबो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स को भी देते हैं। रेस्ट्रिक्टेड टू SCs एंड STs होना चाहिए, नहीं तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स विद होमस्टेड, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स, इन सब कैटेगरी में भी एबो पॉवर्टी लाइन में भी हो तब भी ये इंसेंटिव मिल जाएगा। और वो इंसेंटिव है 12,000, ठीक है, एक टॉयलेट बनाने के लिए। पहले वो 10,000 था, अब ये 12,000 कर दिया, राइट दोस्तों। तो हमारे स्टेटमेंट में स्वच्छ भारत मिशन ओनली सैनिटेशन प्रोग्राम ये सही निकला। और जो स्टेटमेंट 3 है, फेज 1 ऑफ द मिशन टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन एंड इंप्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टिल अक्टूबर 2019, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1 and 2 सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यूज सर्वे विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 and 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। दोस्तों, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एक हो गया और एक हो गया सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये दोनों का काम अलग अलग है। बेसिकली सर्वे कंडक्ट कराना इनका काम है, पर इनकी दोनों फील्ड्स जो है अलग अलग है। दोनों दो फील्ड में काम करते हैं, राइट। अब मई 2019 में क्या किया, ये दोनों बेसिकली नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये दोनों को मर्ज किया गया और बना दिया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब यही सर्वेस जो है कंडक्ट कराता है। अब दोनों का काम अलग अलग है। देखो, NSSO इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक सर्विस। सोशियो इकोनॉमिक जो सोशली इकोनॉमिकली रिलेटेड जितने भी सर्विस है वो NSSO कंडक्ट कराता है। CSO क्या करते हैं,
CSO इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इन द कंट्री। जितने भी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जिसमें हमारी देश की जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, पेट्रोलियम, ऑयल, गैस, ये सब हो गया, इनका ग्रोथ के बारे में, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में एक रिपोर्ट आता है, वो सर्वे कंडक्ट कराता है CSO। NSSO जो है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट कराता है, राइट दोस्तों। अब टाइम यूज सर्वे के बारे में, टाइम यूज सर्वे विच वाज ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आता है वही ये सर्वे कंडक्ट कराया, राइट। तो बेसिकली नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस नहीं किया। Surveys was conducted between January 2019 and December 2019. 1.39 lakh households comprising 4.47 lakh persons over the age of 6 were listed. ठीक है, टोटल 4.5 लाख लोगों का ओपिनियन लिया गया। अब रिपोर्ट के बारे में, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू मेजर द पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वीमेन इन पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज। दोस्तों एक होता है पेड एक्टिविटी, एक होता है अनपेड एक्टिविटी। पेड एक्टिविटी क्या है, जो काम करके हमें पैसे मिलते हैं। अनपेड एक्टिविटी क्या हो गया, एक तो हो गया घर का काम, घर के जितने भी काम है इसमें हमें कोई पैसे नहीं मिलता, और हम जो वॉलंटियरली काम लेते हैं कोई NGO के लिए, ठीक है, कोई भी डोमेस्टिक एक्टिविटीज के लिए हम जो पैसे नहीं लेते वो भी अनपेड एक्टिविटी है। अब ये जो रिपोर्ट है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन टाइम स्पेंड इन अनपेड केयर गिविंग एक्टिविटीज, वॉलंटियर वर्क, अनपेड डोमेस्टिक सर्विस प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द हाउस होल्ड मेंबर्स। मतलब देश में लोग किन किन कामों में बिजी है, किन किन कामों में उनका टाइम स्पेंड होता है, इसके बारे में एक रिपोर्ट लिया गया। यह है टाइम सर्वे। ठीक है, टाइम कितना एलोकेट करते हैं एक एक काम के लिए, चाहे वो पेड हो चाहे हो अनपेड हो। वैसे रिपोर्ट के अनुसार विमेन का परसेंटेज ज्यादा है, औरत लोग मैक्सिमम टाइम अनपेड एक्टिविटीज में अलॉट करते हैं, राइट। सर्वे ऑल्सो हाईलाइट्स द इंफॉर्मेशन ऑन टाइम स्पेंड ऑन लर्निंग, सोशलाइजिंग, लेजर एक्टिविटीज एंड सेल्फ केयर एक्टिविटीज बाय द हाउसहोल्ड। देखो इसमें ये भी पता चल जाता है इंफॉर्मेशन, मतलब ओपिनियन ऐसे लिया गया आप कितने टाइम अपना पढ़ाई में बिता देते हो, और सोशलाइजिंग में मतलब कम्युनिटी के साथ जो बातचीत करना, लेजर एक्टिविटीज में, ठीक है, मतलब जो एंटरटेनमेंट करना, और सेल्फ केयर एक्टिविटीज अपने आप को जैसे हेल्थ को मेंटेन करना, दौड़ना, भागना, जिम जाना, ये सब। तो इसमें देश के लोगों की जो टाइम स्पेंडिंग एक्टिविटीज की एलोकेशन है, अलॉटमेंट है, ये पता चल जाता है, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज बोथ 1 and 2। दोस्तों एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। ये क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है, मैं आपको बता दूंगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Environmental, social and governance criteria are a set of standards for a company's operation that socially conscious investors use to screen potential investments। तो बेसिकली ये इन्वेस्टर्स के लिए है। देखो दोस्तों, हम अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो कंपनी की परफॉर्मेंस सही होना चाहिए। तो आजकल एक ESG स्टैंडर्ड्स है, मतलब एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। ये देखने के बाद इनकी ये स्टैंडर्ड्स कितनी अच्छी है, ये देखने के बाद हम इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये इनकी फंड परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, इनके जो ESG स्टैंडर्ड्स हैं, राइट। अब मैं बताता हूं एनवायरमेंटल क्या है। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड मतलब, देखो दोस्तों, कोई कंपनी है, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज की वजह से कोई अगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहा है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इनकी जो सीवेज ट्रीटमेंट वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम होने से लोग जो है आसपास रहते वो लोग प्रॉब्लम करेगा ही, तो एक कंपनी की एक्टिविटीज में डिस्ट्रप्शन होगा, तो कंपनी की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो कंपनी की एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड सही है कि नहीं, ESG से पता चलेगा कि सही तरह काम कर रहा है, सही तरह पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है, सही तरह इनकी सीवेज ट्रीटमेंट हो रही है, सब कुछ ठीक है। तो एनवायरमेंटल हो गया। अब सोशल, सोशल मतलब यह है कंपनी की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अच्छी है, मतलब जिस कम्युनिटी में, जिस लोकेलिटी में वो कंपनी स्थित है, उधर के लोगों के लिए क्या क्या वेलफेयर एक्टिविटीज ये कर रहा है, ठीक है, और इनकी हाइजीन के लिए, इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए कंपनी कुछ कर रहा है कि नहीं, मतलब जो आसपास लोग रह रहा है, जो कम्युनिटी रह रहा है, वो लोग खुश है कि नहीं वो कंपनी उधर होने से, मैक्सिमम लोगों को जॉब प्रोवाइड किया, ऐसा हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक फंड के बारे में आपको पहले भी बताया था, कंपनी अपनी एनुअल प्रॉफिट का एक परसेंटेज 10 to 15% गवर्नमेंट को देना होता है, एज ए CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, ठीक है। तो ये सब सोशल में हो गया।
अब आ गया गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब ये हो गया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी की गवर्नेंस कितनी सही है, कंपनी की एम्प्लॉयज कितनी खुश है, कंपनीज की जो गाइडलाइंस है, कंपनीज की जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, ये सब चीजों में एम्प्लॉयज कितने खुश है। तो एम्प्लॉयज खुश होगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी की प्रोडक्शन सही होगा। तो इन तीनों चीजों को देख के कंपनी की स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। ठीक है, ये है ESG, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। तो अगर ये अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी की परफॉर्मेंस सही होगी, तो इन्वेस्टर जो है आराम से इन्वेस्ट कर सकता है कि नहीं। तो ये है ESG। अब देखो, environmental, social and governance criteria are an increasingly popular way of investors to evaluate companies in which they might want to invest। तो एक सबसे पॉपुलर वे हो गया, सिंपली जाके देखते हैं कि ESG स्टैंडर्ड्स कितनी सही है, अगर सही है तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, राइट। Many mutual funds, brokerage firms, robo advisors are now offer products that employ ESG criteria। आजकल जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर्स है, ये सब ESG स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। ESG criteria can also help investors avoid companies that might pose a great financial risk। वो तो है ही, अगर ESG स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नीचे जा रहा है तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो फिनेंशियल रिस्क भी नहीं है, राइट दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया हुआ ये टॉपिक, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज प्यूरिफाइड एंटीसेरा समटाइम्स सीन इन न्यूज। वीडियो को पॉज कीजिए, चारों ऑप्शन को ठीक से पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज अ ब्लड बेस्ड सीरम containing antibodies against viruses raised in animals as a prophylaxis and a treatment for COVID-19। प्रोफिलैक्सिस मतलब होता है दोस्तों डिसीज को क्योर करने वाला, यही समझो। अब देखते हैं दोस्तों, ICMR जो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैदराबाद बेस्ड एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है बायोलॉजिकल ई, उनके साथ मिलकर डेवलप किया है प्यूरिफाइड एंटीसेरा। और ये कैसे प्रिपेयर किया, देखो, इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 वायरस को हॉर्स के अंदर, घोड़ों के अंदर इंजेक्ट किया और उनका ब्लड लिया और उनका ब्लड में जो एंटीबॉडीज क्रिएट हुआ जो SARS-CoV-2 वायरसेस के अगेंस्ट, उसको कलेक्ट किया। ये एक तरह का प्लाज्मा थेरापी हो गया, पर इसमें क्या डिफरेंस है, प्लाज्मा थेरापी में दूसरे ह्यूमन से लेते हैं ब्लड, जिसने कोविड से बचा, जिसके शरीर में एंटीबॉडीज क्रिएट हो गया, ठीक है, ये हो गया प्लाज्मा थेरापी। अब इस प्लाज्मा थेरापी में क्या है, हॉर्स से लेते हैं, घोड़ों से लेते हैं, बेसिकली एनिमल से लेते हैं, तो ये है इसका डिफरेंस। इट वॉज फाउंड दैट द सीरम रिकवर्ड फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन एंड इट हैज एंटीबॉडीज कॉल्ड इक्विन एंटीसेरा। ये भी नाम ध्यान रखना, ये एंटीबॉडीज का नाम है इक्विन एंटीसेरा। इक्विन एंटीसेरा वॉज सेग्रीगेटेड बाई ICMR लेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो मैंने बता दी, इसको सेग्रीगेट करना होता है, हॉर्स का ब्लड लेते हैं और उसमें से ये जो एंटीबॉडीज को सेग्रीगेट करते हैं, और ये काम किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस DMEO। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, इट इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गलत है दोस्तों, ये अटैच्ड ऑफिस है नीति आयोग के अंडर, राइट। दोस्तों न्यूज से आया था, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स रैंक्ड सेकंड अमंग द 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एंड रैंक थर्ड अमंग द 65 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। देखो दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस का काम क्या है, ये देखता है कि जितने भी मिनिस्ट्रीज है और इनके नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स है, उनकी काम कितने सही तरह से हो रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्रीज के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ जितने भी स्कीम्स है, जितने भी प्रोग्राम्स है, इसकी इंप्लीमेंटेशन कितनी सही तरह से हो रहा है, ठीक है। ये सब प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करता है और इवैल्यूएट करता है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, और इसके हिसाब से एक सर्वे रिपोर्ट निकालता है ऑन डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरह की क्वालिटी इंडेक्स ये लोग निकालता है और बताते हैं कि ये डिपार्टमेंट को फर्स्ट रैंक मिला, इस डिपार्टमेंट को सेकंड रैंक मिला, इस तरह की एक रैंकिंग देते हैं। तो इस रैंकिंग के फायदा क्या है, एक कॉम्पिटिटिवनेस रहेगा एक एक डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है। ये गवर्नेंस के लिए बहुत सही है, राइट दोस्तों। अब डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सितंबर 2015 बाय मर्जिंग द अर्स्टवाइल प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑफिस एंड द इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस। तो पहले हुआ करते थे PEO एंड IEO, इनको मर्ज करके डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस बना दिया। ये 2015 में कॉन्स्टिट्यूट किया था। इट इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर नीति आयोग aimed at fulfilling the organization's monitoring and evaluation mandate and building the M&E ecosystem in India। देखो, एक मॉनिटरी एंड इवैल्यूएशन ये बेसिक मैंडेट है इसका। जितने भी मिनिस्ट्रीज है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, इनको
इनकी काम सही तरह से मॉनिटर करना और इवैल्यूएट करना इनका काम है, ठीक है। करेक्ट ट्रैकिंग करते हैं एक एक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का ये लोग और रैंकिंग देते हैं। A survey was conducted recently by Development Monitoring and Evaluation Office (NITI Aayog) to assess different ministries' department performance on the implementation of central sector schemes and centrally sponsored schemes. देखो, जितने भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, इतने इनके कितने सही तरह से इंप्लीमेंटेशन हुआ, इसके बारे में रिसेंटली एक सर्वे भी कंडक्ट कराया था DMEO ने, राइट दोस्तों। अब दोस्तों मैंने आपको बताया हूं सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का डिफरेंस क्या है, और एक बार बता देता हूं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वही होता है जो 100% सेंट्रल फंड करते हैं, ठीक है, इसमें स्टेट का कोई भाग नहीं है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, सेंट्रल एक परसेंटेज फंड करेगा, बाकी स्टेट्स को लेना पड़ेगा। कभी वो 50-50 हो जाता है, कभी वो 70-30 हो जाता है, इस तरह, राइट। As a part of NITI Aayog, DMEO has advisory powers across the ministries and departments of the union government. देखो यूनियन गवर्नमेंट को तरह तरह के एडवाइस, कितने सही तरह से हो रहा है, कितने गलत तरीके से हो रहा है, ये सब एडवाइसेस ये लोग दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट्स के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो बेसिकली नीति आयोग के अंडर है तो ये सब करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। इट्स मैंडेट ऑल्सो एक्सपैंड्स टू टेक्निकल एडवाइजरी टू स्टेट्स अंडर नीति आयोग्स मैंडेट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म को इंप्रूव करने के लिए ये स्टेट्स को भी टेक्निकल एडवाइजरी भी देता है, क्योंकि नीति आयोग में टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी तो रहता है हर डिपार्टमेंट का। तो ये DMEO जो है ये टेक्निकल एडवाइसेस भी स्टेट्स को भी देता है। इसका मैंडेट है कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, है कि नहीं। तो दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। ये कल का क्वेश्चन था, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ 95% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। तो आंसर इज ऑप्शन बी, थाईलैंड। वैसे चारों कंट्रीज बुद्धिस्ट कंट्रीज है, पर 94% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो थाईलैंड में है, राइट दोस्तों। नाउ आज का क्वेश्चन ये है, टू प्रोड्यूस एंटी वेनम द साइंटिस्ट इंजेक्ट द एनिमल्स विद अ टाइनी हार्मलेस डोज ऑफ वेनम which causes their immune systems to produce antibodies, proteins that attack and disable the venom toxins. Then the scientists can collect the antibodies and use them to treat people who have been bitten or stung. About which animal is the statement? तो बेसिकली एंटी वेनम, जो अगर सांप काटा, कोई स्कॉर्पियन काटा, तो एंटी वेनम हम इंजेक्ट करते हैं उस वेनम से शरीर को बचाने के लिए। तो बेसिकली जो एंटी वेनम है ये कैसे बनाते हैं, कौन से एनिमल को मैक्सिमम यूज करते हैं एंटी वेनम बनाने के लिए, ये आपको बताना है, राइट दोस्तों। इस क्वेश्चन के आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे मुझे बताइएगा। तो हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल व्यूज, कमेंट्स वगैरह आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। इस PPT की PDF एज यूजुअल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में शाम तक अपलोड हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।